ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, यू आर वाचिंग टॉपर स्टॉक। आज के टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं गगन गुनावत। गगन हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन ESE 2020। गगन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सेकेंड पर्सन है मेरे साथ रजत दीक्षित। रजत हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 10 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग in UPSC Engineering Services 2020. So Rajat, congratulations to you also. Thank you, sir. Thank you, sir. Gagan has done his BTech from IIT Roorkee in 2019, and then he was selected for ONGC through the GATE score 2019 के GATE score के through, and currently he is working in ONGC. जयपुर के रहने वाले हैं गगन। Second person, Rajat, has done his BTech from SBTI Kanpur, Etawah के रहने वाले हैं, and he is working in UPPCL as an assistant engineer. He secured All India rank 135 in GATE 2020 also. टॉपर स्टॉक का बेसिक एम ये है कि हम जानने की कोशिश करते हैं टॉपर्स स्ट्रेटजी क्या थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर प्रिपरेशन, व्हाट सोर्सेस ऑफ स्टडी दे फॉलोड एंड व्हाट मेथड ऑफ स्टडी दे फॉलोड। अभी यूपीएससी 2021 का इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स होने वाला है। 3 months आर लेफ्ट फ्रॉम टुडे। तो आज के इस डिस्कशन में हम फोकस रखेंगे प्रीलिम्स पर और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और इसको 3 महीने में बेस्ट कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। टॉपर्स अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन विद द गगन। Gagan, do you feel that in the last 3 months it is possible to crack ESE prelims? अगर किसी ने गेट का एग्जाम लिखा हो और गेट की तैयारी ठीक की हो, अब 3 महीने बचे ES प्रीलिम्स के लिए, तो आप सोचते हैं कि 3 महीने में ये प्रिपरेशन हो सकती है? बिल्कुल सर, हो सकती है 3 महीने में, क्योंकि ज्यादातर जो कंसेप्ट होते हैं हम गेट में पढ़ लेते हैं और ESE का जो पेपर लेवल होता है वो इतना टफ नहीं होता है, वो जस्ट सिलेबस उसका ज्यादा होता है। अगर हम जो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड सिलेबस है ESE का अगर उसको पढ़ ले, एक बार रीडिंग मान ले, तो फिर हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाए तो वो धीरे स्कोर बढ़ जाएगा और अच्छा स्कोर करने की संभावना बढ़ जाती है उसकी। तो एक्स्ट्रा सिलेबस में क्या क्या है इलेक्ट्रिकल में जो गेट में नहीं है ES में है? सर कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। अब गेट में माइक्रो प्रोसेसर भी हट चुका है, तो लेकिन ESE के अंदर काफी अच्छे तरीके से आता है माइक्रो प्रोसेसर, और जो रिले वाला पार्ट है सर वो भी काफी अच्छे से आता है। तो कुछ एक्सटेंडेड टॉपिक्स हैं सर, टॉपिक्स वही है लेकिन कुछ उसका सिलेबस थोड़ा एक्सटेंडेड है ESE के अंदर और थोड़ा डेप्थ में है, तो इस वजह से इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी सर ESE के लिए। लेकिन प्रैक्टिस मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए, और प्रैक्टिस अगर अच्छे से है तो स्कोरिंग हो सकता है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के टेक्निकल वाला। फिर नॉन टेक का तो पूरा सेक्शन एक्स्ट्रा है, स्पेशली पेपर 1। रजत, टू यू। रजत, आपने सुपर टैलेंट बैच ज्वाइन किया था दिल्ली का। यस सर, यस सर, यस सर। तो आपने प्रीलिम्स के लिए क्या क्या सोर्सेस ऑफ स्टडी अपनाए? सर मेरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी था वो था मेडिसी के नोट्स जो हम लोग को क्लासरूम में लिखाए जाते थे। उसके बाद जो हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चंस की जो बुक मिली थी मेडिसी की तरफ से वो मेरा सॉल्व करना था। उसको मेरा टारगेट था कि जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा दिया जा रहा है उसी दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, गेट और ESE दोनों के। इससे कॉन्सेप्ट उसी का तुरंत क्लियर हो जाता है। और उसके बाद फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो हमारी होती थी उससे ये फायदा हुआ कि सारा कवरेज हो गया पूरा सिलेबस का। मतलब जो नए पॉइंट्स जो क्लास में अगर नहीं भी हो पाया है तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर अप हो जाता है। तो ये ऑलराउंड जो कवरेज जो मिलती है सर वो टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस क्वेश्चन प्लस क्लास नोट्स। किसी स्टूडेंट ने अगर गेट का एग्जाम लिखा हो और डिसेंट रैंक होगा, मान लीजिए 300, 500 या 1000 के बीच में रैंक है, और उस स्टूडेंट को ES देना है। अब गेट के एग्जाम के बाद 3 महीने बचे हुए हैं अभी ES के लिए। यस सर। इन 3 महीनों में ऐसे स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर अगर किसी का गेट में अच्छा रैंक है तो उसका टेक्निकल सब्जेक्ट्स वो तो आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। तो एडिशन में सर जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल से कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा पढ़ना है और थोड़ा पेपर 1 का उससे देखना है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल से सर वो कवर अप कर सकता है। इट हार्डली टेक्स अराउंड
5 to 10 डेज। कम्युनिकेशन भी नियर अबाउट उतना ही लेता है। और बाकी अगर प्रैक्टिस उसको करनी है तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर अप हो जाती है। इवन पेपर 1 में भी सर अगर टेस्ट सीरीज को वो रिलीजियसली दे रहा है तो मतलब पेपर 1 भी उसके थ्रू कवर अप कर सकता है। और जो मेडिसी की थ्योरी बुक मिलती है पेपर 1 के लिए, वो भी सर इनफ है सर पेपर 1 को कवर अप करने के लिए पूरा। Gagan, you told about the extra topics: computer fundamental, microprocessor, and communication system, and also relay analysis. तो इन सब्जेक्ट्स के लिए इनकी कितनी वेटेज है और इनमें क्या-क्या सोर्स ऑफ स्टडी फॉलो किए जा सकते हैं? गगन, सर मेडिसी का स्टूडेंट मटेरियल आता है, मैंने वो पढ़ा था। उसको अगर एक बार पढ़ लिया जाए तो काफी अच्छे से समझ में आता है। और जो फिर अगर क्वेश्चंस लगाते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उससे भी काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं जो बच्ची कुछ होती हैं। और जो टेस्ट न्यू होते हैं, न्यू क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं जब मेडिकल टेस्ट देते हैं, तो उससे भी काफी चीज सीखने को मिलती है। जो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसके बारे में फिर पढ़ना है, तो अगर उसके बारे में पढ़ना है तो और चीजें क्लियर होती हैं। फिर तो उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं सारी, तो ऐसे करते करते सर वो चीजें जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे सर, कंसेप्ट उनकी क्लियर तो ही जाएंगे। प्रीलिम्स में जैसे 500 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, उसमें देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2। और पेपर 1 जीएस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का 200 मार्क्स का है, और पेपर 2 टेक्निकल है 300 मार्क्स का। मेरा क्वेश्चन ये है कि 200 मार्क्स में जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर क्या होता है? आपका लगभग कितना आया होगा? सर मेरा 85 समथिंग स्कोर आया था मेडिकल आंसर की से प्रीलिम्स पेपर 1 में आउट ऑफ पेपर 1 में। यस सर। 85 का अगर डिवाइड बाय 2 से कर दें तो रफली अबाउट हो गया 45%, 44 to 45%, मतलब 42 to 44%, 42 to 44%। ओके, और क्या सोचते हैं आपकी इसमें जो आपने 85 मार्क्स सिक्योर किए, इसके लिए कितने एफर्ट्स दिए होंगे? मतलब कितना पढ़ा था आपने? सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर, तो जीएस वाला पार्ट मेरा वहां से क्लियर हो जाता है न्यूज़पेपर से, तो जीएस के लिए मुझे अलग से एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो और मैथ है, न्यूज़पेपर से खाली आपका करंट अफेयर्स सेक्शन हो पाया होगा और मे बी एनवायरनमेंट आल्सो। यस सर। तो 2 सेक्शन वहां से न्यूज़पेपर से ही कवर अप हो जाता है। और अगर एक सर मैथ होता है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स आता है, ये दोनों इलेक्ट्रिकल में इंक्लूडेड होते हैं सर, ये दोनों सब्जेक्ट्स होता है, तो ये वहां पर कवर अप हो जाता है। और क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो सर मैंने अलग से पढ़ा था, मेडिसी का मटेरियल लिया था। और वो कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं सर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी, वो सिविल से रिलेटेड है, तो उनको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता था मुझे। और फिर साथ में टेस्ट सीरीज दी थी, तो वहां पर भी थोड़ा क्लियर हुआ था मुझे। तो इसकी इतनी है प्रोसेस है मेरा, ऐसे क्या था। रजत, टू यू। यस सर। रजत, जैसे पेपर 1 में 10 सब्जेक्ट्स हैं और 10 में से Yes. 2 तो गेट से कॉमन है, मैथ एंड रीजनिंग, यस सर। बट रिमेनिंग 8 टॉपिक्स आर सेपरेट, न्यू टॉपिक्स हैं। तो Yes, आपने कितने टॉपिक्स अच्छे से तैयार किए, कितना समय दिया? क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स ज्यादातर यही जानना चाहते हैं कि हम जीएस के पेपर में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सर मेरी स्ट्रेटेजी ये थी जीएस पेपर 1 के लिए कि मैंने जो सब्जेक्ट्स थे, जो थोड़ा उनका जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक्स थे जो कॉमन थे, लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजाइन, सर इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर होता है। तो अगर इनको हम लोग क्लब करके एक साथ पढ़ सकते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजाइन। ड्राइंग का सर जो क्लास में जितना पढ़ाया गया था ड्राइंग का, मैंने उतना ही पढ़ा। इन्वायरमेंट का भी सर ने क्लास में पूरा कवर अप कर दिया था, स्टैटिक पोर्शन था, और आईसीटी का भी सर ने पूरा कवर अप कर दिया था, तो नोट्स आर मोर देन इनफ। और बाकी सर उसके बाद टेस्ट सीरीज के थ्रू, अगर आप टेस्ट सीरीज को जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज करो, उनको अच्छे से सॉल्व करो, तो दैट आर मोर देन इनफ टू कवर अप जीएस पेपर 1 विद इन दिस टाइम। पेपर 1 में स्कोरिंग एरिया कौन कौन से आप देखते हैं? सर पेपर 1 में सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर मेरे हिसाब से सर मटेरियल साइंस काफी स्कोरिंग है, और आप क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी क्वाइट इजी होते हैं, तो उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, वो पेपर 2 में भी आपका आता है, तो उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। और सर एप्टीट्यूड हमारा गेट में रहता है, तो वहाँ भी वो थोड़ा स्कोरिंग है। ओके, तो आपका कहना है कि मटेरियल साइंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये तो काफी स्कोरिंग हो जाते हैं। तो 4 सेक्शन होगा। एक एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि जहाँ पर स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। यस सर। 5 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर स्कोर अच्छा किया जा सकता है। यू मीन टू से? यस सर।
हाँ, अब बाकी जो एरिया बच जाते हैं जैसे आईसीटी है, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आपने स्कोरिंग में रखा है आई बिलीव। यस सर, यस सर। ठीक है, तो जो एरिया इस तरह के हैं जैसे एक एथिक्स एंड इंटीग्रिटी है, एक एरिया ये है, दूसरा यस एक सर, आईसीटी है, और तीसरा एक है डिजाइन यस ड्राइंग, सर, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। यस सर, तो इन एरियाज यस में सर। क्या सजेस्ट करते हैं आप, स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए या खाली क्लास नोट्स पढ़ के काम काम हो जाएगा? सर एथिक्स के लिए सर मेरा मेन जो था, एथिक्स में मैंने क्लास नोट्स को एक बार देख लिया था, जो क्लासेस में हमको पढ़ाया गया था उसको एक बार मैंने नोट्स को पढ़ लिया था, और जो इम्पोर्टेंट लगा था मैंने उसको हाईलाइट कर लिया था। इन एडिशन टू दैट सर, मेडिसी की जो थ्योरी बुक हमको मिली थी एथिक्स में, उसमें एट द बैक ऑफ दैट सर नियर अबाउट 200 टू 250 क्वेश्चंस थे, तो आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी सर फिर मैंने टेस्ट सीरीज की तरफ पूरा उस पर डिपेंड था कि टेस्ट सीरीज में जो भी एथिक्स का क्वेश्चन आ रहे थे, जो भी इसमें टर्म्स यूज हो रहे थे उनको मैंने अच्छे से देखा, और एट द एंड ऑफ द मतलब जो एग्जाम पास आ रहा था तो मैंने उन्हीं टेस्ट को रिवाइज किया था। सेम मैंने सर सेफ्टी में किया था, क्योंकि सेफ्टी में सर बहुत डाइवर्स है, आपको पता नहीं है कि कैसे क्या पढ़ना है, तो जो टेस्ट सीरीज में जो आ रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ो, और दैट इज मोर देन इनफ सर, मतलब उसके बाद कुछ आता नहीं है सच। ओके, गगन डू यू एग्री जो रजत ने बताया कि मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ये एरिया स्कोरिंग है? यस सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सर सही बात है, लेकिन मुझे सर क्वालिटी मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्वालिटी और मैंने ड्राइंग तो लीव ही किया था क्योंकि मुझे काफी उसमें एक्चुअली उसमें सर मेरे पास मटेरियल भी नहीं था और मुझे पढ़ने में काफी टाइम लग जाता उसमें, इसलिए हाँ, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखकर मैंने उसको लीव कर दिया था। और बाकी छोड़ नो दिया। टॉप 9 आउट ऑफ 10 मैंने टॉपिक्स क्लियर किए थे मेरे, तो उसके अंदर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनमें थोड़ा मुझे एफर्ट्स लगाना पड़ा था, थोड़ा तो समझने की आप जरूरत पड़ी। आपने करंट अफेयर्स ज्यादा अच्छा कर लिया होगा ना, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे। हाँ सर, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, एनवायरनमेंट, ये काफी अच्छे इनमें लगभग काफी क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो प्रीलिम्स में ना कुछ दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो आपको करेक्ट पिक करके आंसर आप निकालते हैं कई जगह, लेकिन एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर पे पहुंचते हैं कि गलत जी आंसर सर। को एलिमिनेट करो, तो रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करो। तो कोई ऐसी टेक्निक आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट को सजेस्ट कर दें कि रॉन्ग आंसर कैसे एलिमिनेट करना है? सर ये जो एलिमिनेशन टेक्निक है सर, ये एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकती है सर। एथिक्स के अंदर जनरली ईएससी के अंदर पेपर ऐसा आता है कि दो क्वेश्चंस इजीली नेचुरल नहीं होते हैं सर, वो नेचुरल नहीं होता, प्रैक्टिकली सही नहीं होता है। अगर देखा जाए तो समझ में आ जाता है कि चार में से दो इजीली एलिमिनेट हो जाए, दो में कंफ्यूजन होता है, तो उसमें थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लगा के वो सही हो सकता है एथिक्स का पेपर इजीली। तो एथिक्स से जितने भी क्वेश्चन होते हैं सर, काफी अच्छा वेटेज होता है एथिक्स का। तो उसके अंदर इवन बिना स्टडी किए भी काफी अच्छी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो तो टेस्ट सीरीज की मदद से वो डेवलप कर सकते हैं और वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एथिक्स के क्वेश्चंस में। ठीक है। बेसिकली जो जनरल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें एलिमिनेशन टेक्निक लग सकते हैं सर, लेकिन ठीक, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में नहीं लग पाएगी, हाँ तो वहां वो। तो नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल पेपर की। सो 150 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, क्या ये समय 3 घंटे सफिशिएंट है? क्योंकि गेट में तो स्टूडेंट्स को 65 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं, बट इन ईएससी देयर आर 150 क्वेश्चंस। सेम गगन टू यू। सर बिल्कुल, यहाँ स्पीड का काफी अच्छा वो है, वो स्कोरिंग अगर करना है तो स्पीड का हमें स्टार्टिंग से मैनेजमेंट करना होगा सर। लेकिन सर टेस्ट सीरीज अगर कंटिन्यूसली दे तो स्पीड वहां मैनेज हो जाती है। पहले मेरा कहना ये होगा कि पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें, अगर पढ़ाई अच्छे से कर रखी है तो टेस्ट सीरीज में वहां दिक्कत नहीं आएगी, वहां सिर्फ अगर स्पीड पे फोकस किया जाए। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं सर वो पहले अटेम्प्ट करें, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं अगर इजी न्यूमेरिकल दिख रहा है तो उसको पहले अटेम्प्ट कर ले, अगर ऐसा लग रहा है टाइम जाएगा तो उसको बात के लिए छोड़ दे, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमाइज होगा अगर अटेम्प्ट तो स्कोर भी मैक्सिमाइज होगा सर, क्योंकि गलत होने के चांसेस रहते हैं काफी अगर एक्यूरेसी सही नहीं है। तो अगर एक्यूरेसी 5% क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो काफी क्वेश्चन इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर हमने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मेरा रजत मेरा सर। जी, जी कंटिन्यू। यस रजत, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे टेक्निकल में जो सब्जेक्ट्स हैं, किन किन एरिया से हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आ जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स ऐसे डिवाइड कर सकें कि दिस इज ग्रुप ए पार्ट ऑफ सिलेबस, दिस इज ग्रुप बी पार्ट ऑफ सिलेबस, एंड ग्रुप ए वो है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग है। तो ऐसे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप सोचते हैं?
सर पहले का पैटर्न जैसा था उस हिसाब से पहले हम यूपीएससी फोकस ज्यादा मशीन्स पे, पावर सिस्टम पे, नेटवर्क्स एंड कंट्रोल सिस्टम पे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा था। बट लास्ट 2-3 पेपर्स को, अगर लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स को अगर हम देखेंगे तो अब यूपीएससी का जो शिफ्ट है ना वो कम्युनिकेशन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स और एडवांस टॉपिक्स जो है एचवीडीसी है, फैक्ट डिवाइसेस है, रेजोनेंट कन्वर्टर्स है, so इस पे उनका शिफ्ट हो गया। तो अब वो मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो इस एरिया से भी पूछ रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक थोड़े नए भी हैं तो स्टूडेंट्स को उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है। बट मशीन्स पावर सिस्टम से तो सर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इवन नेटवर्क्स और कंट्रोल सिस्टम से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। So finally you want to say that कि अब कोई एरिया छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि जो यस सर, बिल्कुल। टॉपिक थे तो वो पहले भी इम्पोर्टेंट थे, और हाँ जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो आपने बताया है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एचवीडीसी, यस अब यहाँ से क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, एनालॉग यस इलेक्ट्रॉनिक्स। So यस सर, यस सर, students have to prepare the entire syllabus. यस सर, यस सर। Gagan, do you want to say anything on this? जी सर, मैं भी मानता हूँ कि सिलेबस सर अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे इस बार कंप्यूटर फंडामेंटल से काफी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंप्यूटर फंडामेंटल इतना वेटेज आ जाएगा, लेकिन काफी अच्छे काफी सारे क्वेश्चंस थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स और माइक्रो प्रोसेसर थे, जो कि कन्वेंशनली वेटेज इतना नहीं होता है प्रीलिम्स के पेपर में उन दोनों सब्जेक्ट्स का। और न्यूमेरिकल इस बार बिल्कुल नहीं आए थे सर, नेटफ्लिक्स वजह से बहुत कम न्यूमेरिकल्स थे, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से कंपेयर करें तो काफी कम न्यूमेरिकल्स थे। तो सर कोई भी सब्जेक्ट का वेटेज कभी बढ़ सकता है, तो सभी को अच्छे से पढ़ना जरूरी है सर। हाँ, जो न्यूमेरिकल बेस्ड या थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस का रेशियो है ना, ये हमेशा बदलता रहता है। लास्ट ईयर 2020 में ही मैकेनिकल में और सिविल में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे, इलेक्ट्रिकल में रिलेटिवली कम थे। तो Yes, कभी कभी ऐसा वेरिएशन हो सकता है, तो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि Yes, sir. कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, इसलिए अगर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं तो कई बार पेपर लेंदी हो जाता है, टफ हो सकता है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में यह है कि आप टाइम की कमी नहीं पड़ेगी और आप आराम से पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब पेपर अटेम्प्ट की बात करते हैं रजत यहाँ आपसे, कि 3 घंटे में आपको कन्वेंशनल टेक्निकल पेपर पूरा करना है, तो 3 आवर्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस आपको पर आवर सॉल्व करने होते हैं, विच इज क्वाइट गुड स्पीड रिक्वायर्ड। यस सर। सर मेरी स्टडी ये रहती थी कि मैं पहले पूरा पेपर एक बार देख जाता था, जो जो क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट मेरे को हो रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कर लिया, और जो नहीं थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो उसको मैंने स्किप कर दिया। फिर मैं सेकेंड टाइम फिर उसको क्वेश्चन पे आता था, जो क्वेश्चन मैं पहले बार में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था उसको अटेम्प्ट करता था। और इस तरीके से मैं सर पूरे पेपर को पूरे 3 आवर्स में 2-3 बार पूरा देख जाता था, मतलब अटेम्प्ट, मतलब फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तक पूरा एक बार सॉल्व कर जाता था। मतलब पहला देख लिया, फिर जो उसमें नहीं बन रहा है उसको सेकंड चांस में देखा, और जो उसमें भी नहीं बन रहा है उसको थर्ड चांस तक रखा। तो इस तरीके से सर मेरा जो पेपर था वो अबाउट 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता था, इंक्लूडिंग OMR मार्क करने को जोड़कर 2 आवर्स 45 मिनट्स तक खत्म हो जाता था। वो लास्ट के 15 मिनट्स में पूरा पेपर एक बार देख लेता था, कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं किया मैंने या कोई स्किप तो नहीं हो रहा है, वो सब मैं देख लेता था 50 मिनट, लास्ट 50 मिनट में सर। तो इसका मतलब है कि आपने शुरू से स्पीड ज्यादा मेंटेन की होगी, तभी आपको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म देखने का मौका मिला। सर वो सर स्पीड टेस्ट सीरीज से ही मेरी अच्छी हुई थी। स्टार्टिंग में मेरी थोड़ा क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होते थे, लाइक आउट ऑफ 150 में 110 ही अटेम्प्ट कर पाता था, लेकिन एंड तक जब फुल लेंथ टेस्ट हमारे स्टार्ट हुए तो मेरे 135 140 145 प्लस अटेम्प्ट रहता था। अच्छा, गगन आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी फाइनल एग्जाम में? सर मेरी स्पीड का मुझे प्रॉब्लम था, तो मैं बार बार नहीं देख पाता था, तो मैं ट्राई करता था सर कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और इजी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैक्सिमम मैं अटेम्प्ट कर लूँ स्टार्टिंग से ही। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे जो फर्स्ट चांस है उसमें ही मैं एक बार जो देखूंगा उसी के अंदर मैक्सिमम 100 क्वेश्चन तक मुझे अटेम्प्ट करने थे सर, तो मैं उस हिसाब से देखता था। और जो जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सर, अगर उन क्वेश्चंस में मैं ट्राई करता था कि बाद में अगर मुझे समझ में आ जाया करता था कि इसमें टाइम लगने वाला है, तो उसको मैं फिर जो लास्ट में टाइम जो बचता था 30 मिनट्स या फिर 35 मिनट्स, जितना भी मेरे पास इतना टाइम बचा करता था लास्ट के 30-40 क्वेश्चंस के लिए, तो उनको मैं इस हिसाब से क्या करता था, मेरा 140 समथिंग अटेम्प्ट रहता था, 140 142 इतना अटेम्प्ट मैं कर पाता था
अब studies. मेरा लास्ट क्वेश्चन है अब ये आप लोगों से कि जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद OMR सीट को सर्किल करते हैं, तो जो सर्किल करने का मेथड है, राइट मेथड, वो क्या था? क्या आपने पहले पूरा पेपर सॉल्व किया, बाद में सभी सर्किल फिल किए, या एक क्वेश्चन सॉल्व करके एक क्वेश्चन को फिल किया, नेक्स्ट सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन को, या कि पहले आप 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करते गए और 5-5 सर्किल करते गए? क्या अप्रोच आप लोगों ने अपनाई? सर मैं 50-50 करता अच्छा, था। 50 क्वेश्चंस करने के बाद मैं सारे जो बबल्स है वो भर दिया करता था, और फिर मैं क्वेश्चन 50 किया करता था, फिर बबल्स भरा करता था। तो ऐसा मेरा था सर, क्योंकि लास्ट में पैनिक की वजह से हो सकता है कि अगर इसमें कोई गलती भी हो जाए तो सारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वो मैं चेक करता था 5 क्वेश्चन देखने के बाद कि मेरे जो सीरीज है वो सही तो है, वो गलत तो नहीं भर रहा हूँ कहीं मैं, क्योंकि स्पीडीली भरता था तो सर हो सकता था कि वो 1-2 बार हुआ ऐसा, में से एक क्वेश्चन मेरे से गलत बबल भरने में आ गया था। तो इसलिए मैं इंश्योर क्या करता था कि जो ये बबल भरना है ये काफी एक्यूरेट हो, इसमें मेरे से गलती ना हो। तो सर मेरा ये था। रजत, आपकी क्या अप्रोच थी? सर मेरा ये था कि जैसे मैं राउंड वाइज चलता था, तो जब फर्स्ट राउंड के जितने क्वेश्चन मैंने जितने भी कर लिए हैं उनको जब मेरे कंप्लीट हो जाते थे तो उनका मैं भर लेता था। ऐसे जब मैं सेकंड राउंड पे आता था तो उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर उसका मैं भरता था। तो अराउंड 2 आवर्स 45 मिनट्स तक मेरा OMR फिल हो जाता था, मतलब इंक्लूडिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ। अच्छा, तो हाँ, तो देखिए इस स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बट मेरा भी ये सोचना है कि आपको लास्ट मोमेंट में सभी बबल भरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कई यस बार सर, यस टाइम सर, कैलकुलेशन हमारा होता है कि हम 15 मिनट में या 10 मिनट में बबल भर लेंगे, और मान लीजिए 5 मिनट शॉर्ट पड़ गए, या आपकी वॉच और एग्जामिनर की वॉच में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये सारे यस फैक्टर्स सर, हो सकते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है कि लास्ट में सारे बबल भरेंगे। तो यस बेस्ट सर, यही है कि 10-10 क्वेश्चंस करते जाएं और भरते जाएं, ये जैसा आपने बताया कि राउंड वाइज करते जाएं, ताकि यस सफिशिएंट सर, टाइम मिल जाए आपको बबल भरने का, कोई प्रेशर ना हो लास्ट मोमेंट में। यस सर, यस सर। सो ये था डिस्कशन आज का, और इस डिस्कशन में हम लोगों ने फोकस किया ESE प्रीलिम्स 2021 में क्या होना चाहिए 2020 के बेसिस पर। आप लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 और 10, तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई होगी। स्टूडेंट्स को इस डिस्कशन से काफी बेनिफिट मिलेगा। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट गगन एंड रजत, बोथ ऑफ यू। आपके थैंक यू पूरी सर। फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले Thank- भविष्य के लिए भी। इफ यू आर प्लानिंग फॉर सिविल सर्विसेज देन बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन अगेन द बेस्ट विशेस। सो Thank you, sir. स्टे होम। जय हिंद।